हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमारा जो चैप्टर चल रहा था आपके 11th क्लास का जो एनिमल किंगडम था, यानी जंतु जगत के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। जो 4 नंबर चैप्टर है आपके अध्याय 4, चैप्टर का नाम क्या है? प्राणी जगत। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था। जो फाइलम होते हैं, मतलब जंतु जगत को जिन जिन भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया, उन सब भागों को हम विस्तार से पढ़ रहे थे। और सबसे पहले मैंने सब फाइलम का क्लासिफिकेशन करके आपको बताया था कि किस फाइलम के अंदर कौन से महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं। तो वो सब हमने देखे थे, और उसके बाद एक एक फाइलम को हमने विस्तार से पढ़ा था। और पिछली क्लास तक हमने लगभग पूरे नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ लिया, यानी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा तक हमने पढ़ लिया था। अब जो सबसे अंतिम फाइलम है, सबसे विकसित फाइलम है, जिसको बोला जाता है कोर्डेट या कशेरुकी। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं कोर्डेटा, या इनको क्या बोला जाता है? कशेरुकी। देखिए, कोर्डेट्स या कशेरुकी का मतलब क्या है कि इनके शरीर में कशेरुक दंड पाई जाती है। हमारे शरीर में होती है पीछे रीढ़ की हड्डी, तो ये क्या है? कशेरुक दंड है। तो जिन जीवों के अंदर ये कशेरुक दंड उपस्थित रहती है, उन्हें कोर्डेट या कशेरुकी बोला जाता है। और जिन जीवों के शरीर में ये उपस्थित नहीं रहती, उन्हें नॉन कोर्डेट या अकशेरुकी बोला जाता है। तो अभी तक हमने जो फाइलम पढ़े, पोरीफेरा से लेकर हेमिकोर्डेटा तक, उन जीवों के अंदर विकसित है वो या तो नोटोकॉर्ड या अकशेरुकदंड पाई नहीं जाती है, और हेमिकोर्डेटा के अंदर पाई जाती है तो वो पूर्ण विकसित प्रकार की नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए जिन जीवों के अंदर कशेरुकदंड नहीं होती है, रीढ़ की हड्डी, नोटोकॉर्ड नहीं होती है, उनको बोला जाता है नॉन कॉर्डेट या अकशेरुकी। और जिन जीवों के अंदर कशेरुकदंड या नोटोकॉर्ड विकसित रूप में पाई जाती है, उन्हें क्या बोला जाता है? कोर्डेटा या कशेरुकी। तो अभी तक हमने जितने भी फाइलम पढ़े, उनके अंदर नोटोकॉर्ड, कशेरुकदंड नहीं थी, इसलिए वो सब नॉन कोर्डेट थे। और अब आगे जब हम जो भी फाइलम पढ़ रहे हैं वो कोर्डेट होंगे। इनके अंदर मछलियां आएगी, पक्षी आएंगे, सांप आएंगे, मेंढक प्रजाति आएगी, और स्तनधारी आएंगे। यानी हम मनुष्य भी किसके अंदर आते हैं? कोर्डेट्स के अंदर आते हैं। तो वो सब हम अभी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, अब हम कोर्डेटा को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कोर्डेटा फाइलम होता है, इसका महत्वपूर्ण लक्षण क्या है, यानी हम किन जीवों को कोर्डेट्स फाइलम बोलेंगे। तो देखिए, अभी हम लक्षण देखते हैं। तो देखिए, कोर्डेट के 3 महत्वपूर्ण लक्षण क्या है। सबसे पहले है पृष्ठ रज्जु, यानी नोटोकॉर्ड। पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, और तीसरा है ग्रसनी क्लोम दरारें। ग्रसनीय क्लोम दरारें। ठीक है, तो कोर्डेटा का महत्वपूर्ण लक्षण क्या? आपको कोई भी पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से कौन से लक्षण है वो कोर्डेट के, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, और ग्रसनीय क्लोम दरारें। जिन जीवों के अंदर ये तीनों लक्षण विद्यमान रहते हैं, वो पूर्ण विकसित क्या होते हैं? कोर्डेट्स या कशेरुकी। तो कोर्डेटा के महत्वपूर्ण 3 लक्षण। जिन प्राणियों के अंदर ये लक्षण होंगे, हम बोलेंगे ये क्या है? कोर्डेट या कशेरुकी। तो नोट कर लीजिए।
तो अब हम देखते हैं जो कोर्डेटा फाइलम है इसको तीन उपवर्गों के अंदर बांटा गया है। कोर्डेटा तीन भागों में बांटा गया इसको। सबसे पहला भाग है यूरोकोर्डेटा। जो यूरोकोर्डेटा प्राणी होते हैं इनमें कशेरुकदंड केवल लार्वा की पूंछ में उपस्थित रहती है। कशेरुकदंड लार्वा की पूंछ में उपस्थित। यानी वयस्क जो ये आपके होंगे यूरोकोर्डेटा, इनके अंदर वयस्कों के अंदर कशेरुकदंड नहीं होगी। कशेरुकदंड सिर्फ लार्वा अवस्था में पाई जाती है और वो भी पूरे शरीर में नहीं पाई जाती, सिर्फ पूंछ के अंदर पाई जाती है। ठीक है, फिर दूसरे प्रकार के है सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा इनके अंदर जो कशेरुकदंड होती है वो जीवन भर रहती है तथा सिर से लेकर पूंछ तक पाई जाती है। इनमें कशेरुकदंड सिर से पूंछ तक पाई जाती है तथा जीवन पर्यंत बनी रहती है। जीवन पर्यंत बनी रहती है। और फिर तीसरे प्रकार के वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा का फिर आगे वर्गीकरण है। एक तो वो जो जबड़े वाले होते हैं नेथोस्टोमेटा, एक अनेथोस्टोमेटा जिनमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं, तो उनका आगे हम अलग से वर्गीकरण देखेंगे। अभी हमें देखना है कि कोर्डेटा को आगे तीन भागों में बांटा गया है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। जो यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोला जाता है प्रोटोकोर्डेटा। इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? प्रोटोकोर्डेटा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोर्डेटा दो भागों से मिलकर बना होता है, प्रोटोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और प्रोटोकोर्डेटा को फिर आगे दो भागों में बांटा गया है, यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा। अब यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा के अंदर क्या अंतर है? यूरोकोर्डेटा के अंदर कशेरुकदंड होगी लेकिन सिर्फ लार्वा में पाई जाती है और सिर्फ उसकी पूंछ में पाई जाती है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि इनके अंदर कशेरुकदंड सिर्फ पूंछ में पाई जाती है और किस अवस्था में होती है? लार्वा अवस्था में, वयस्क अवस्था में नहीं पाई जाती और पूरे शरीर में भी नहीं पाई जाती है। जबकि जो सिफेलोकोर्डेटा है उनके अंदर कशेरुकदंड सिर से पूंछ तक यानी अपनी तरह ही पूरे शरीर में पाई जाती है और जीवन पर्यंत बनी रहती है। चाहे लार्वा अवस्था हो चाहे वयस्क अवस्था हो, हमेशा इनके अंदर क्या होगी? कशेरुकदंड उपस्थित होगी। तो ये मोटे मोटे तीन भागों में बांटा गया है कोर्डेटा को, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा और वर्टिब्रेटा। इसके एग्जाम्पल भी लिख देना। इसका उदाहरण है एसिटिया, और इसका एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा। या ब्रेंकियोस्टोमेटा भी बोला जाता है, इसे नोट कर लीजिए।
तो ये आपने नोट कर लिया। अब हम देखते हैं वर्टिब्रेटा, या इन्हें कशेरुकी भी बोला जाता है, वर्टिब्रेटा को। तो देखिए नेक्स्ट, जो कशेरुकी या वर्टिब्रेटा होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि कशेरुकदंड होती है वो भ्रूणीय अवस्था से बन जाती है, और वयस्क अवस्था के अंदर जो कशेरुकदंड होती है वो हड्डियों, अस्थियों और उपास्थियों से बन जाती है, बोन्स और कार्टिलेज के द्वारा। देखिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें हड्डियां होती है और उपास्थियां भी होती है, अस्थियां भी होती है और उपास्थियां भी होती है। तो हम किसके अंदर आते हैं? वर्टिब्रेटा के अंदर, या इनको कशेरुकी भी बोला जाता है। तो ध्यान रखना, वर्टिब्रेटा या कशेरुकियों के अंदर जो कशेरुकदंड है वो भ्रूणावस्था में बन जाती है, और वो वयस्क अवस्था में किस में परिवर्तित हो जाती है? अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बन जाती है। अब देखिए सारे वर्टिब्रेटा क्या है? कोर्डेटा है, लेकिन सारे कोर्डेटा वर्टिब्रेटा नहीं। आया कि नहीं आया समझ में? ऐसा लिखा हुआ है आपके कि सभी कशेरुकी, कोर्डेटा को बोला जाता है रज्जू की, और वर्टिब्रेटा को बोला जाता है कशेरुकी। आपके एक एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है कि सभी कशेरुकी रज्जू की होते हैं, परंतु सभी रज्जू की कशेरुकी नहीं होते। आया कि नहीं आया समझ में? सभी कशेरुकी है तो वो रज्जू की तो होंगे ही, क्योंकि ये रज्जू की का ही भाग है। लेकिन क्या सभी रज्जू की कशेरुकी होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये भी तो किसके अंदर आते हैं? रज्जुकी में आता है, कोर्डेटा में आता है। तो ये क्या है? कशेरुकी नहीं है, इनका अलग ही भाग है अपना। तो ये जो आपके एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, इसका मतलब थोड़ा सा आपको पढ़ने में डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन मतलब यही है। उसने कशेरुकी किसको बोला जाता है? वर्टिब्रेटा को ही बोला जाता है। तो ध्यान रखना, सभी कशेरुकी होते हैं वो रज्जुकी या कोर्डेट होते हैं, लेकिन सभी कोर्डेट्स या रज्जुकी वर्टिब्रेटा या कशेरुकी नहीं होते, क्योंकि दो भाग ये भी है। इनको अगर अलग रख देंगे तो वो वर्टिब्रेटा नहीं होंगे। आया समझ में? तो वर्टिब्रेटा के इसमें पॉइंट लिखना है, इनमें कशेरुकदंड भ्रूणावस्था में बन जाती है, जो वयस्कावस्था में अस्थियों और उपास्थियों से बनी होती है, अस्थियों और उपास्थियों से बनी होती है। ठीक है, हड्डी होती है उसको अस्थि बोलेंगे, और हड्डी से थोड़ा सा जो कोमल भाग होता है, जैसे हमारे कान के बाह्य पिनम होता है, नाक का ये जो भाग है ये हड्डी नहीं, ये क्या है? उपास्थि है, कार्टिलेज है। तो हमारे कशेरुकदंड भ्रूणावस्था में बनते हैं, जो वयस्क अवस्था में आकर किससे निर्मित हो जाते हैं? अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। तो वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्या है? कशेरुकी। तो यहीं से लाइन समझ लेना, सभी वर्टिब्रेटा कोर्डेट्स होते हैं, लेकिन सारे कोर्डेट वर्टिब्रेटा नहीं होते। सारे कोर्डेट होते तो ये दोनों भी किसके अंदर आ जाते? वर्टिब्रेटा के अंदर आ जाते, लेकिन ये दोनों क्या है? अलग है वर्टिब्रेटा से। इसलिए बोला गया है कि सभी कशेरुकी रज्जुकी होते हैं, परंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। नोट कर लीजिए पॉइंट को। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे वर्टिब्रेटा का वर्गीकरण देखते हैं।
देखिए स्टूडेंट्स, जो वर्टिब्रेटा डिवीजन है, इसको दो वर्टिब्रेटा है जो उनको दो भागों में डिवीजन में बांट दिया गया है। एक है एनेथोस्टोमेटा और एक होता है नेथोस्टोमेटा। वो वर्टिब्रेटा जिनके मुंह में जबड़े नहीं पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाएगा? अनेथोस्टोमेटा। और इसका एक जो जंतु उदाहरण है उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। ये मछली के जैसे प्राणी होते हैं जिनके मुंह में जबड़े नहीं होते, तो इनका मुंह है वो बिल्कुल गोल होता है, कृमि के समान होते हैं। फिर आते हैं जबड़े युक्त, जिनके मुंह में जबड़े पाए जाते हैं, तो वो उनको भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो मछलियां और एक दूसरे हैं जिनके चार पैर पाए जाते हैं। तो मछलियां दो प्रकार की होती है। अस्थियों से जिनका शरीर बना होगा उनको बोलेंगे ओस्टिक थीज या अस्थिल मछलियां, और जिनके शरीर में उपास्थियां होगी उनको कॉन्ड्रिक थीज या उपास्थिल मछलियां बोला जाता है। फिर वे जीव जिनके चार पाद पाए जाते हैं, चार पैर या चार उपांग पाए जाते हैं, उनमें कौन कौन से होते हैं? एवीज, एवीज के अंदर किसको रखा जाता है? पक्षियों को, एवीज यानी पक्षी। एम्फीबिया के अंदर आएंगे मेंढक प्रजाति। रेप्टाइल्स के अंदर कौन आएंगे? सांप प्रजाति। और मेमेलिया के अंदर कौन आएंगे? सारे स्तनधारी। और इसी के अंदर मनुष्य भी आएगा। ठीक है, तो मनुष्य किसके अंदर आता है? मेमेलिया के अंदर, यानी वो वर्टिब्रेट्स है और उसके अलावा नेथोस्टोमेटा है, फिर टेट्रापोडा यानी चार उपांग पाए जाते हैं। तो ये वर्टिब्रेटा का वर्गीकरण है, दो भागों में बांटा गया वर्टिब्रेटा को, जबड़े रहित और जबड़े युक्त। जबड़े रहित के उदाहरण है साइक्लोस्टोमेटा। जबड़े युक्त को फिर दो भागों में बांटा गया। एक तरफ दोनों प्रकार की मछलियों को रखा गया जिनका शरीर अस्थियों और उपास्थियों से बना होता है, और एक तरफ उन जंतुओं को रखा गया जिनके चार पाद पाए जाते हैं, चार उपांग पैर पाए जाते हैं, जिसके अंदर आएंगे पक्षी, मेंढक प्रजाति, सांप प्रजाति और स्तनधारी। तो नोट कर लीजिए वर्टिब्रेटा के वर्गीकरण को।
तो स्टूडेंट्स ये हमने वर्गीकरण देख लिया। अब हम जो ये बचते हैं इनको विस्तार से पढ़ेंगे। इस टॉपिक का लास्ट पार्ट आपके यही रहे कि इस कोर्डेटा के जो जो भाग है वर्टिब्रेटा के, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जबड़े रहित मछलियों के समान जो जीव होते हैं उनका एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोमेटा बोला जाता है। पहले हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम दोनों प्रकार की मछलियों को पढ़ेंगे, ऑस्टिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज। ऑस्टिकथीज और कॉन्ड्रिकथीज, और फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे पक्षी, मेंढक प्रजाति, सांप प्रजाति और स्तनधारी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो देखिए स्टूडेंट, साइक्लोस्टोमेटा सबसे पहले इनका वो गुण देखा था हमने, जबड़े रहित जीव। अब देखिए सोचिए मुंह के अंदर जबड़ा नहीं होगा तो क्या होगा। अपने मुंह की इमेजिन कीजिए, अगर मुंह में जबड़ा नहीं होगा तो मुंह है वो गोलाकार हो जाएगा, चूसक की तरह लगेगा। तो इनका मुख होता है वो गोलाकार होता है, चूसक की भांति लगता है। मुख गोलाकार चूसक प्रकार का। उसके बाद जो साइक्लोस्टोमेटा वाले प्राणी है ना, इनका शरीर तो मछलियों के जैसा होता है, लेकिन ये क्या अलग है इनके अंदर कि इनके अंदर जो पंख और क्लोम्स छिद्र वो नहीं पाए जाते हैं, युग्मित क्लोम और पंखों की उपस्थिति नहीं होती है। और उसके अलावा ये जो साइक्लोस्टोमेटा है ये मछलियों पर परजीवी होते हैं, मछलियों पर परजीवी। आपको मैंने पिछली क्लासों में बताया था परजीवी किसे बोला जाता है, जब कोई जीव पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, जिसमें एक जीव को नुकसान होता है एक जीव को लाभ पहुंचता है, तो उस प्रकार के संबंध को क्या बोला जाता है, परजीवी। तो ये जीव क्या करते हैं, भोजन के लिए मछलियों पर है वो परजीवी रहते हैं, यानी इसमें मछलियों को नुकसान होगा और इनको क्या होगा, फायदा होगा। तो ये मछलियों पर होते हैं वो परजीवी होते हैं। अब देखिए इनके अंदर श्वसन प्रक्रिया करने के लिए क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, इनमें श्वसन प्रक्रिया के लिए और उनकी संख्या होती है 6 से 15 जोड़ी के बीच में। इनमें श्वसन प्रक्रिया के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो साइक्लोस्टोमेटा है वो पोषण कहां से प्राप्त करते हैं, मछलियों पर परजीवी रहते हैं, इनका मुख होता है वो गोलाकार होता है, चूसक प्रकार का होता है, ये जबड़े रहित होते हैं। और इनमें आपको पूछा जा सकता है कि साइक्लोस्टोमेटा श्वसन किसके द्वारा करते हैं, तो ध्यान रखना इनमें श्वसन प्रक्रिया करने के लिए क्या पाए जाते हैं, 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये है वो श्वसन करते हैं। और इनका शरीर जो शरीर भी हमने देखा था कि कैसा होता है, मुख गोलाकार चूसक प्रकार का होगा और इनका शरीर है वो लंबा और बेलनाकार होता है, शरीर लंबा तथा बेलनाकार होता है। नोट कीजिए। फिर कुछ और पॉइंट देखते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा के। तो ये हमने कुछ पॉइंट देखे। उसके अलावा साइक्लोस्टोमेटा देखिए
जो साइक्लोस्टोमेटा है, मैंने आपको बताया कि इनका शरीर लगभग मछलियों के समान मिलता जुलता होता है। तो मछलियों के शरीर पर क्या पाए जाते हैं? सल्क पाए जाते हैं, लेकिन इनके शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते। इसके अलावा मछलियों के अंदर क्या होता है? गिल्स पाए जाते हैं, जो इनके अंदर गिल्स है वो नहीं पाए जाते, इनके अंदर गिल्स अनुपस्थित होते हैं। तो ध्यान रखना, इनमें सल्क भी नहीं होते हैं, गिल्स भी नहीं होते हैं। उसके अलावा ये जो होते हैं इनके अंदर ये मुख्यतः जीव है वो समुद्र में पाए जाने वाले प्राणी, यानी समुद्री जल में रहते हैं, लेकिन जनन करने के लिए ये अलवणीय जल में रहते हैं। समुद्री जल को लवणीय जल बोला जाता है क्योंकि वो नमकीन होता है, लवण होता है उसके अंदर। तो ये वैसे तो रहते हैं तो लवणीय जल के अंदर है, समुद्री जल के अंदर है, लेकिन इनको जनन करने के लिए कौन से जल की आवश्यकता होती है? अलवणीय जल की आवश्यकता होती है। अब ये जीव क्या करते हैं? समुद्र के जल से शुद्ध जल में जाते हैं, लवणीय से अलवणीय में जाते हैं, वहां पर इनमें जनन होता है और जनन के बाद ये जीव मर जाते हैं। अब मर जाते हैं तो इनका जनन के बाद जो लार्वा बनता है, वो लार्वा अभी तो अल्प विकसित है, लेकिन जब वो विकसित हो जाता है, उसका कायांतरण हो जाता है, तो वो लार्वा फिर वापस कहाँ पर चला जाता है? समुद्र के अंदर चला जाता है, समुद्र के पानी में चला जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि कौन से जीव है वो जनन के बाद मर जाते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा है, उनके जीव जनन करने के बाद मर जाएंगे और जनन करने के लिए ये लवणीय जल से अलवणीय जल में जाते हैं। जब ये मर जाएंगे तो इनका जो लार्वा है वो कायांतरित होगा और फिर वो वापस कहाँ पर चला जाएगा? लवणीय जल के अंदर। और ये मछलियों पर परजीवी होते हैं, मछलियों में सल्क पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन इनमें सल्क और गिल्स है वो अनुपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इनके शरीर में सल्क और गिल्स नहीं पाए जाते हैं। सल्क होता है वो त्वचा पर पाए जाते हैं, जिससे त्वचा है वो खुरदरी हो जाती है। इनके शरीर में सल्क और गिल्स अनुपस्थित होते हैं। ये समुद्री प्राणी है, लवणीय जल। परंतु जनन के लिए इन्हें अलवणीय जल की आवश्यकता होती है, अलवणीय जल की आवश्यकता होती है। जनन के समय ये लवणीय जल में जाते हैं, लवणीय जल से अलवणीय जल में जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जनन के बाद ये मर जाते हैं तथा इनका लार्वा कायांतरण के पश्चात समुद्र लवणीय जल में लौट जाता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इनके शरीर में क्या पाए जाते हैं? सल्क और गिल्स है वो नहीं पाए जाते हैं, जबकि मछलियों के शरीर में ये संरचनाएं होती है। उसके अलावा मुख्यतः ये कैसे प्राणी होते हैं? ये समुद्री प्राणी यानी लवणीय जल में पाए जाने वाले प्राणी है, लेकिन इनको जनन करने के लिए अलवणीय जल चाहिए, यानी इनमें जो जनन की रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो अलवणीय जल में होता है। और मुख्यतः ये किस जल में रहते हैं? लवणीय जल के अंदर परिवर्तित होता है। अब ये जनन करने के लिए कहाँ पर जाएंगे? ये जनन करने के लिए चले जाते हैं। जब इनमें जनन की प्रक्रिया होगी तो जनन के समय ये लवणीय जल से कौन से जल में चले जाते हैं? अलवणीय जल में चले जाएंगे।
और वहां पर इनमें जनन की प्रक्रिया कंप्लीट होते ही ये क्या करते हैं, मर जाते हैं। जनन के बाद ये मर जाते हैं। अब इनके जनन से जो लार्वा अवस्था उत्पन्न हुई है उसका कायांतरण होगा और जो नया जीव बनेगा वो जीव, उसको पता है कि उसका परिवर्तन किस जल के अंदर ही हो सकता है, लवणीय जल के अंदर, लेकिन अभी वो अलवणीय जल में है। तो उस लार्वा के कायांतरण से जो जीव बनता है वो क्या करता है, अलवणीय जल से लवणीय जल में चला जाता है। तो आपको ये प्रोसेस ध्यान रखना है कि साइक्लोस्टोमेटा के वयस्क जो जंतु होते हैं वो जनन करने के लिए लवणीय जल से अलवणीय जल में जाते हैं और इनका जो लार्वा अवस्था होता है वो कायांतरण के बाद अलवणीय जल से वापस लवणीय जल के अंदर जाता है। आया समझ में आपको साइक्लोस्टोमेटा? और इसके एग्जाम्पल है, देखिए उदाहरण है इसके पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन। पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन, ठीक है। तो ये साइक्लोस्टोमेटा के कुछ पॉइंट है। जबड़े रहित प्राणी जिनका मुख होता है वो गोलाकार होता है, चूसक की भांति होता है। ये जो मछलियों पर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और उसके अलावा इनके अंदर बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, यानी रक्त है वो शरीर में रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है। उसके अलावा जो हमने वर्गीकरण देखा था कोर्डेटा में, क्या आता है, एक तो इनके अंदर सम्मिति किसी होगी, द्विपार्श्व सम्मिति होगी, इनके अंदर वास्तविक सिलोम पाई जाती है, वो पॉइंट हमने देखे थे। उसके अलावा ये इनका शरीर है वो त्रिजनन इस तरह से बना होता है, यानी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो वो जो वर्गीकरण के पॉइंट हमने देखे थे कोर्डेटा में वो भी आपको साथ में यहाँ पे ऐड करना है, तो नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स ये हमने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जो नेथोस्टोमेटा है, यानी जबड़े युक्त प्राणी। और जबड़े युक्त प्राणी कौन कौन से थे? जबड़े युक्त, यानी हमने एनेथोस्टोमेटा जबड़े रहित वालों को पढ़ लिया, साइक्लोस्टोमेटा का विस्तार से अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे नेथोस्टोमेटा, यानी जिनके मुंह में जबड़े पाए जाते हैं, जिनको वापस आगे दो भागों में बांटा गया है। एक तो मछलियां जिनको पिसीज बोला जाता है और दूसरे हैं चार पैरों वाले टेट्रापोडा। तो देखिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मछलियां, दोनों प्रकार की, इनको हम कंपैरिजन करके पढ़ेंगे, टेबल बना के पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर लगभग विपरीत लक्षण है। तो जब हम टेबल बना के कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा। नाम से ही पता चल रहा है ओस्टिक थीज, यानी अस्थियों से जिन मछलियों का शरीर बना होता है उन्हें अस्थिल मछलियां या ओस्टिक थीज बोला जाता है। और जिन मछलियों के शरीर में अस्थियां या हड्डियों की जगह उपास्थियां पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है? कॉन्ड्रिक थीज या उपास्थिल मछलियां बोला जाता है। तो पहले कल नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये वर्गीकरण पढ़ेंगे और फिर हम डिस्कस करेंगे टेट्रापोडा को। तो आज यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।